हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे। सूर्योदय क्लासेस का ऐप आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें हम 6 से लेकर 12 तक के हिस्ट्री के एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स कवर करेंगे, जिसमें क्लास 6 का हमने चैप्टर नंबर 1 का जो हमने पार्ट जो मैंने अपलोड किया था वो आई होप आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए या इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद में देखिए। तो यहाँ जो ये चैप्टर नंबर 1 है, इसका जो कुछ एक जो तथ्य बच गए थे वो हम इस क्लास में कवर कर लेंगे और चैप्टर नंबर 2 आज से स्टार्ट कर देंगे। तो 6 से लेकर 12 तक के हम सभी चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो बने रहना है आपको यूपीएससी हिंदी मीडियम और सूर्योदय क्लासेस के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो क्लास 6 है, इसका चैप्टर नंबर 1 है। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पॉइंट्स बच गए थे वो हम डिस्कस करते हैं। ऐसी कई वस्तुएं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, इन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? पुरातत्वविद। और ये जो वस्तुएं कहलाती है वो क्या कहलाती है? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। देखो स्टूडेंट्स, दो प्रकार के साक्ष्य होते हैं। एक तो होता है लिखित में साक्ष्य और एक होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंदर आपके आते हैं अभिलेख आ गया, अभिलेख है, पुरालेख है, शिलालेख है, ठीक है, सिक्के हैं, सिक्के आ जाएंगे आपके, मृदभांड आ जाएंगे, इसके अलावा मोहरें आ जाएगी। तो ये सभी कुछ पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनमें आते हैं। औजार आ जाते हैं आपके। तो इस प्रकार के जो साक्ष्य होते हैं जिनके माध्यम से हमें प्राचीन काल की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये सभी आपके पुरातात्विक साक्ष्यों के अंदर आ जाती है। इनके अलावा लिखित के अंदर अगर लिखित साक्ष्य है तो लिखित साक्ष्य में क्या आएंगे? लिखित साक्ष्य में आते हैं आपके ग्रंथ है, स्रोत, जो साहित्यिक स्रोत आ जाएगा आपका, ग्रंथ आ जाएगा, कोई पुस्तक आ जाएगी, कोई पुस्तक आ जाएगी, कोई श्रुति आ जाएगी। श्रुतियां जिनको लिखा गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुना गया है, वो लिखित अभिलेख में आ जाएंगे। बहुत प्रकार के साक्ष्य होते हैं, बट यहाँ हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ प्राचीन समय में जो वस्तुएं हमें अतीत में बनी और प्रयोग में लाए गए, जैसे मृदभांड है, वो प्राचीन समय में बना भी था, फिर प्रयोग में भी लाया गया। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? पुरातात्विक साक्ष्य है, ठीक है। और इस प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो विद्वान होता है, इतिहासकार होता है, वो पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। पुरातत्ववेत्ता है पुरातत्वविद, ठीक है। तो यहाँ पुरातत्व में अध्ययन किसका किया जाता है? जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ईंट और पत्थर से बनी इमारतों के अवशेष। यहाँ देखेंगे आप अभिलेख है, पुरालेख, शिलालेख पत्थर से बने होते हैं, ठीक है। इमारतें देखेंगे हम ईंटों से बनी होती है। चित्र हो गई, मूर्तियां हो गई, हाँ ये भी सभी जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसके अंतर्गत आते हैं। आपके जो गुफाएं हैं, गुफा पेंटिंग्स है, ठीक है, शैल चित्र वगैरह। फिर औजार आ गए, हथियार आ गए, बर्तन और आभूषण भी, ठीक है। तो इनमें जो है ये वाले भी ऐड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये क्लियर करवाने का इसमें प्रयास किया गया है। इसको एकदम मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट हम एकदम डीप में पढ़ेंगे। जो एक तो होता है ईसा पूर्व और दूसरा होता है ईसवी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम एकदम डीप में पढ़ने वाले हैं। एक तो होता है आपका ईसवी, दूसरा होता है ईसा पूर्व। देखो क्या हुआ है दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि हम लोग काफ़ी समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। तो अंग्रेजों के गुलामी के दौरान हमने उनका सिस्टम बहुत ज़्यादा फॉलो कर लिया। और अब जब भारत को जब आज़ादी मिल गई है 1947 के बाद में भी, फिर भी हम भारत ब्रिटिश का ही जो है, ब्रिटेन का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो ईसाई धर्म के अनुसार है, वही हम फॉलो करते हैं। क्योंकि क्या हुआ, जब हमारे देश में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ, जैसे सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम था उसने करी थी। उसके बाद में जैसे 1904 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे, उन्होंने जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना करी और सर्वेक्षण और पुरातत्व विभाग को मर्ज कर दिया गया। फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 के अंदर जब जो भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष बनकर आया था,
तो उसके नेतृत्व में दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने दोनों ने हड़प्पा की खुदाई करवाई। ठीक है, तो ये सभी कार्य कब किया गया? अंग्रेज काल में। ठीक है, अंग्रेजों के काल में। तो जब अंग्रेजों के काल में किया जा रहा है तो वो लोग हमारा हिंदू कैलेंडर या फिर विक्रम संवत या शक संवत के आधार पे थोड़ी ना कोई तिथि का निर्धारण करेंगे। तो हम लोग अपनी पुस्तकों में या फिर कामकाज में हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। इसके अलावा जैसे चैत्र माह, वैशाख, शुक्ल, आषाढ़, मतलब शुक्ल तो एक पक्ष हो गया, जैसे कार्तिक या अश्विन है, ये इस प्रकार के जो माह है हमारे जो हिंदू धर्म के अनुसार या हिंदू कैलेंडर के अनुसार भी फॉलो किए जाते हैं। और उसी के आधार पर जो है हिजरी संबंध भी हमारे देश में प्रचलित है। लेकिन जो मान्यता जो सरकारी कामकाज में है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही हम लोग मानते हैं। तो यहाँ जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है ईसवी और ईसा पूर्व हम लोग पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। तो इसमें क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट एकदम ईजी है। अंग्रेज के जो है ईसाई धर्म के थे, तो ईसाई धर्म के अंदर ईसाई धर्म के एक प्रवर्तक थे जिसका नाम था ईसा मसीह। ठीक है, ईसा मसीह है। तो ये जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म जब हुआ तो ईसा मसीह के जन्म को 1 ईस्वी मान लिया गया है। ये ईसा मसीह का जन्म है, ईसा मसीह है, और इनके जन्म को 1 ईस्वी मान लिया गया है। ठीक है, अब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में जो भी घटनाएं घटित हुई वो माइनस में चलेगी और उसको ईसा पूर्व नाम दे दिया गया। ठीक है, या फिर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा मसीह के पहले। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो भी समय था उसको मान लिया गया है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी, और ये प्लस में चलता है या फिर अपन बोलते हैं ईस्वी, तो ये ईस्वी मान लिया गया। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझाती हूँ। सिंधु सभ्यता है, उसका काल है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये दोनों ही ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात ये है यहाँ 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा। मतलब ये 1 ईस्वी ईसा मसीह का जन्म, इससे माइनस में ही चलना है। तो माइनस में चलेंगे तो -2, -3, -4, -5। तो इस प्रकार से करते करते 2350 मतलब 2350 तो इतना माइनस में जाते जाते इधर आप देखेंगे 2350 अर्थात। ठीक है, तो 2350 और इधर आ गया आपका 1750। ठीक है, तो ये 1750 तो कम है लेकिन माइनस में चल रहे हैं, तो 2350 और आगे माइनस में जाना है। ठीक है, तो ये इतने कालक्रम के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था या उद्भव हुआ था। ठीक है, तो यहाँ आप समझ चुके हैं ईसा पूर्व और ईस्वी के अंदर डिफरेंस। ठीक है, ये कालक्रम कैसे निर्धारण करते हैं उसकी एक अलग कहानी है, तो वो मैं जब सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो नेक्स्ट क्लास लूंगी तब मैं आपको समझाऊंगी। इसमें कह रहे हम जो नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स हैं जो आपके इसके अंदर जो शॉर्ट नोट्स जो चैप्टर वाइज में करवाते जा रही हूँ उसमें आवश्यक है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखें जो तीसरा पॉइंट है कि कृषि का आरंभ कब हुआ, विश्व की बात की जा रही है 8000 वर्ष पूर्व। तो ये उत्तर पश्चिम में आप देखें ये भारत है इस प्रकार से, थोड़ा सा भारत ठीक से नहीं बना है, एक मिनट। फिर से कोशिश करते हैं बनाने की। यहाँ आप देखिए इधर बनाती हूँ मैं, ये भारत है, इतना ही बनाते हैं क्योंकि हमें अभी उत्तर पश्चिमी जो डायरेक्शंस है वही डिस्कस करनी है। तो यहाँ आप देखें ये हो गया, ये उत्तरी एरिया हो गया, ये पश्चिमी एरिया हो गया।
तो यहाँ पे किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं अर्थात पाकिस्तान की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान में कृषि का विकास हुआ। और यही आपको पता है कि ये उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं था, ये पाकिस्तान कब बना, 1947 के पहले, तो ये तो अखंड भारत का हिस्सा था। और सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी उसकी सहायक नदी के किनारे ही सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। तो सिंधु सभ्यता से पहले जब नवपाषाण काल था, भाई प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम पढ़ते हैं पाषाण काल, तो पाषाण काल के लास्ट स्टेज जो नवपाषाण काल आता है उसके अंदर जो है कृषि का विकास किया गया था। तो कृषि का विकास सिंधु सभ्यता के आरंभिक वर्षों में और प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के अंतिम वर्षों में हुआ। तो 8000 वर्ष पूर्व कृषि का विकास हुआ। कहाँ हुआ, उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के अंदर। यहाँ सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाया गया और चावल सर्वप्रथम कोल्डिहवा बिहार में उपजाया गया था, ठीक है। और रागी के उतनूर आंध्र प्रदेश से अवशेष मिलते हैं। धीरे धीरे मैं कवर कर ही दूंगी, चलो यही लिख देती हूँ मैं। सबसे पहले चावल विश्व में सबसे पहले चावल की बात की जा रही है, कोल्डिहवा बिहार के अंदर, ठीक है। और रागी, आपका रागी है उतनूर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये दोनों ही भारत में है। और ये पड़ जाएगा आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़ और पाकिस्तान, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से हमें गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो मेहरगढ़ ये है कहाँ, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के अंदर के आसपास में। और किरथर सुलेमान पहाड़ी आ जाए तो भी गलत नहीं होगा, और मेहरगढ़ आ जाए तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम वहाँ पे गेहूं और जौ की खेती की गई। उसके बाद पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पुराने हैं, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता के प्रथम नगरों का विकास हुआ 4700 वर्ष पुराना है, जबकि सिंधु सभ्यता का जो काल है ईसा पूर्व में 2350 से 1750 ईसा पूर्व है, लेकिन जो नगर है वो 4700 वर्ष पुराने हैं, ठीक है। क्योंकि जो नगरों की बात की जाती है तो वर्तमान में एक निश्चित अवधि को ध्यान में रखकर उससे पूर्व के वर्षों को गिन लिया जाता है, ठीक है। फिर बात करें गंगा घाटी के जो नगर है, और यह मगध का बड़ा राज्य है। गंगा घाटी, गंगा नदी, सोन नदियों के मध्य में ही तो मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो यहाँ आप देखें महाजनपद काल के अंदर, ठीक है। तो गंगा घाटी के नगर प्लस मगध जनपद का जो बड़ा राज्य है ये 2500 वर्ष पुराना है। और ये कहाँ विकसित हुआ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएगी, एक तो यमुना है, गंडक है, कोसी है, महानदी है, और जैसे आपकी नदियाँ आ जाएगी। तो गंगा की ये सहायक नदियों के किनारे ही जो है किसका विकास हुआ, मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। और ये गंगा घाटी के नगर बसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ आपका जो है फर्स्ट जो चैप्टर है 6th क्लास का वो कंप्लीट हो जाता है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। सेकंड चैप्टर में से भी आपको एकदम कीवर्ड्स पे फोकस करते हुए ही नोट्स में लिखवाने वाली हूँ। तो एकदम शॉर्ट और सफिशिएंट नोट्स है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट है तो सफिशिएंट नहीं होंगे। आपके यूपीएससी प्री में, चाहे आपके एसएससी जीडी में, एसएससी सीजीएल में, सभी प्रकार के एग्जाम में ये बेनिफिशियल रहेंगे, आरएस में, एसआई वगैरह एग्जाम्स में, ठीक है। फिर देखें तो आखेटक खाद्य संग्राहक, यहाँ पे एक ये जो नोट्स है ये आपकी एक बेसिक जो है थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं। अगर ये बेसिक थॉट प्रोसेस आपको लगेगा एकदम इजी है कि बेसिक जो है ये पॉइंट्स जो मैं फैक्ट्स डिस्कस कर रही हूँ बिल्कुल इजी है, नहीं, ये इजी हो सकते हैं, लेकिन ये इजी है ना कॉन्सेप्ट्स, इन इजी कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने ध्यान में रख लिया तभी आप एक स्टैंडर्ड बुक को अच्छी तरह पढ़ पाओगे, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने के लिए पहले आपको एनसीईआरटी से गुजरना होगा, और एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा ही रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आखेटक खाद्य संग्राहक है, ये जो मतलब ये नाम दिया गया है, तो ये किसको नाम दिया गया है, तो भोजन का जो इंतजाम करते थे वो उनकी ये जो विधि थी ना भोजन का इंतजाम करने की, इसीलिए इनको आखेटक खाद्य संग्राहक नाम दे दिया गया, मतलब एक प्रकार का एक समुदाय बना दिया गया। ये क्या करते थे आखेटक खाद्य संग्राहक, देखो आखेट से तो आपको समझ में आ रहा है शिकार करते होंगे, खाद्य शिकार करके खाद्य का संग्रह करते होंगे, ठीक है। तो तीनों आपने कीवर्ड्स पे फोकस करते हुए एकदम निकाल ली ना कॉन्सेप्ट। तो यहाँ इनकी क्रियाएं क्या होती थी, जंगली जानवरों का शिकार करना, जो जंगली जानवर थे जंगल में रहते थे तो उनका शिकार करना, क्योंकि भाई मनुष्य जब शिकार ही कर रहा है तो मनुष्य पालतू जानवरों को पालता नहीं होगा, तो वो जानवर पालतू बने नहीं थे क्योंकि मनुष्य को जानवरों से लगाव ही नहीं था, वो शिकार करता था तो ऑब्वियसली जंगली जानवर थे, तो जंगली जानवरों का शिकार करता था, मछलियां पकड़ता था और चिड़िया पकड़ता था, ठीक है, मतलब इनका भी शिकार करके मार के खाता था, ठीक है। फिर है फल फूल दाने,
पत्तियां एकत्रित करता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करता था। अब ये जो क्रियाएं मनुष्य ने की, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे? तो एक तो भोजन की तलाश, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने के लिए भोजन की तलाश, भोजन के लिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य भटकता था। शिकार के लिए जानवरों के पीछे पीछे भागना, अब जानवर एक जगह तो रहेगा नहीं, ऐसा नहीं है मनुष्य उस वक्त का ये सोच ले कि चलो रस्सी जादू किया और रस्सी उत्पन्न हो गई, नहीं। फिर ये बाद की बात है, जब मनुष्य का जब दिमाग मस्तिष्क जब विकसित हुआ, उसके बाद में रस्सी का इन्वेंशन हुआ, तो रस्सी से आज मनुष्य जानवरों को बांध के रख सकता है। लेकिन अब जानवर तो जैसे मान लो अभी ये मौसम अनुकूल है तो यहाँ रहेंगे, कल ये मौसम प्रतिकूल हो जाएगा तो और किधर चले जाएंगे। तो जानवर जब पलायन करते थे तो मनुष्य भी उनके पीछे पलायन कर जाता था कि अरे चलो अपना भोजन जा रहा है, अपन भी पीछे पीछे जाते हैं, मतलब वो लोग शिकार करते थे, ठीक है। तो इसलिए वो जानवरों के पीछे पीछे भागने के फलस्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो यहाँ पे आप लिख लें, एक स्थान पर नहीं रहते थे, नहीं रहते थे, इस प्रकार से भी आप लिख लें, ठीक है। फिर है शिकार के, ये हो गया। सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए, क्योंकि आपको पता है पहली आवश्यकता मनुष्य की जल है तो जीवन है, ठीक है। तो ये सभी कारण रहे थे कि आखिर तक जो खाद्य संग्राहक है वो ऐसे इस प्रकार के एक समुदाय का विकास हो गया था जो सिर्फ आखेट करके ही जो है अपनी उदरपूर्ति करता था, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। चैप्टर नंबर 2 का जो है पार्ट अभी आएगा और हम इसी प्रकार से 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स अपन इसी क्लासेस पर, इसी चैनल पर जो है कवर करेंगे। तो यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सूर्योदय क्लासेस का ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ मेरी ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएगी। सूर्योदय क्लासेस का ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मेरी ऑफलाइन क्लासेस रनिंग है। तो प्लीज़ आइए, वेलकम है। 2 दिन की डेमो क्लासेस फ्री है, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस एकदम फ्री दी जाएगी। अगर संस्थान का कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए एकदम फ्री है, अदरवाइज आप कोर्स जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।